हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शिव सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जो है कौटिल्य सीरीज शुरू किया गया था, जिसमें पॉलिटी की क्लास और हिस्ट्री की क्लास चल रही है। इसमें ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है हिस्ट्री का और 4 क्लासेस पॉलिटी का हो चुका है ना। तो पिछली क्लास में लगभग 90 क्वेश्चन तक हो चुका था, आज 90 से 120 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देखते हैं। 1 मिनट यार, ये तो क्वेश्चन पहले सॉल्यूशन ही आ गया, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर बताओ निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। फटाफट से बताओ। सबसे पहले मगध, आपको पता है ना सबसे जो बड़ा 16 महाजनपद था, तो 16 महाजनपद में जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था, मगध हुआ करता था। अब आपको पता है कि सबसे पहले बताओ कि मगध पे सबसे पहले किस इतिहास राजवंश का, हमें इतिहास का पता चलता है कि सबसे पहले किस वंश का शासन हुआ था। तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले जो है हरियंक वंश की जानकारी मिलती है। मैं आपको पहले पूरा तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, 91 नंबर है ना क्वेश्चन। 1 मिनट और देखो, 91 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि जो हमारा जो मगध था, सबसे मगध जो था दोस्तों 16 महाजनपद थे हमारे भारत के अंदर। तो 16 महाजनपद में सबसे जो बड़ा महाजनपद हुआ करता था वो हमारा मगध महाजनपद था, जो बिहार में स्थित था, मगध महाजनपद। अब इस मगध पर देखो ऐसे तो एक याद ट्रिक लिखिएगा, हसीन हसीन मसुक सा। तो इसको याद रखिएगा ट्रिक में कि मगध पर दोस्तों सबसे पहला जो वंश था शासन करने वाला कौन था, तो आप कहेंगे हरियंक वंश था। कौन सा? हरियंक वंश। उसके बाद दोस्तों आता हरियंक वंश के बाद आता शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? तो आप कहेंगे शिशुनाग वंश। कौन सा? मैं इसको पतला कर लेता हूँ, ठीक है ना। हरियंश वंश के बाद जो है, 1 मिनट यार ब्लैक हो गया। देखो हरियंक वंश के शासन कौन कौन था? हरियंक वंश के जो शासक था दोस्तों, ये हरियंक वंश। पहला जो है मगध पर शासन करने वाला कौन सा वंश की जानकारी मिलता है, तो आपके भैया हरियंक वंश की जानकारी मिलता है। हरियंक वंश के बाद कौन सा शासक आया था, तो उसके बाद जो हरियंक वंश का जब अंत हो जाता है तो शिशुनाग वंश का शासन आता है। जब शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद जो है नंद वंश का शासन आता है मगध पर। जब नंद वंश का जब दोस्तों पतन हो जाता है तो इस मगध पर दोस्तों मौर्य वंश का क्या होता है, मौर्य वंश का दोस्तों उत्कर्ष होता है। उसके बाद शाह से दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा सातवाहन मासुक। शाह से बाद फिर दोस्तों शुंग वंश। कौन सा? तो आपके भैया शुंग वंश का शासन होता है ना, शुंग वंश का शासन होता है। उसके बाद काफ और दोस्तों हासिन मसुक का मतलब दोस्तों कर्ण वंश है ना। कुषाण का शासन नहीं, अभी कर्ण वंश का आया शासन, कर्ण का शासन आया कर्ण वंश का। उसके बाद फिर दोस्तों सातवाहनों का शासन आया, सातवाहन वंश का शासन आया था, आपको याद रखना, ठीक है। तो देखो जब मगध का दोस्तों क्या हो गया, जब नंद वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, आपको पता होगा नंद वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था दोस्तों घनानंद। क्या नाम था? घनानंद था दोस्तों। घनानंद कैसा शासन था, तो आपके भैया बिल्कुल क्रूर शासक था, बहुत ज्यादा क्रूर शासक था। ये बिल्कुल नशे में रहता था और इसको चिंता नहीं हो रहा था। किस चीज की चिंता? तो आपको पता है कि उसी समय दोस्तों, उसी समय जो है सिकंदर का जो दोस्तों जन्म हुआ था। कहाँ का था सिकंदर? तो आपके भैया मैसेडोनिया का रहने वाला था सिकंदर। और सिकंदर दोस्तों ये प्रण लिया था कि मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा। और उसी दोस्तों दुनिया को जीतने के सिलसिले में दोस्तों उन्होंने अरब, जो इधर अरब कंट्री वगैरह था जिसको सबको दोस्तों वो जीतता हुआ, मतलब यूरोप से जीतता हुआ पूरा अरब कंट्री को दोस्तों जीतता हुआ वो दोस्तों भारत की ओर आ रहा था। जब भारत की ओर आ रहा था तब दोस्तों भारत का एक शिक्षक था जिसका नाम था दोस्तों चाणक्य, जिसे चाणक्य को ही दोस्तों क्या कहते थे आप, इसको विष्णुगुप्त या फिर इसे कौटिल्य कहते हैं। और कौटिल्य दोस्तों घनानंद के पास जाता है, कहता है कि महाराज जो है ये सिकंदर की सेना भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रही है, आप जो है सेना को मजबूत कीजिए। अब दोस्तों घनानंद नशे का चूर आदमी वो क्या करता है, कहता तू मुझे बताएगा एक टीचर होकर राजा को कि राजा क्या करेगा। और दोस्तों उस समय जो इसको एक लात मार दिया जाता है, किसको? चाणक्य को। और जब चाणक्य को एक लात मारा जाता है तो वहां पे उसका शिखा जो होता है, जो पंडित जी होते हैं उसका शिखा है ना, तो शिखा उसका दोस्तों खुल जाता है। और दोस्तों वहीं पे चाणक्य जो प्रतिज्ञा लेता है कि घनानंद मैं अपनी शिखा को तभी मैं बांधूंगा
जब मैं तुम्हें इस गद्दी से नंद वंश का मैं जब तक समाप्त नहीं कर दूं तब तक मैं अपना शिखा को मैं खुला रखूंगा, और जब अंत कर दूंगा तभी मैं अपनी चोटी को बांधूंगा, मतलब शिखा को बांधूंगा। और उसी बात पर दोस्तों घनानंद ने दोस्तों एक बच्चे को पाला जिसका नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा नाम था? तो आपको भैया चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था दोस्तों जिसको चाणक्य ने इसको पाल पोस कर नहीं, मतलब ये तो क्योंकि ये एक भेड़ चराने वाला हुआ करता था चाणक्य, है ना, वो भेड़ चराया करता था, और वहीं से दोस्तों उस बच्चे को उठाता है चाणक्य और उसको पढ़ा लिखा कर दोस्तों इतना योग्य बनाता है कि ये पूरा भारत का साम्राज्य संभालता है ये चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो इसी तरह तो देखो पूरा इतिहास पे नहीं जानते, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। हमले के समय दोस्तों उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? तो देखो जब दोस्तों सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था तो उस समय दोस्तों नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासन चल रहा था, और उस समय का जो नंद वंश का जो राजा था कौन था? तो आपके भैया घनानंद था। और किस वंश का शासक था? तो आपके भैया नंद वंश का शासन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो अभी याद रखिएगा, ठीक है। देखो करा सिकंदर के हमले के समय दोस्तों उत्तर भारत पर नंद वंश का दोस्तों नंद वंश घनानंद का क्या था? शासन था। उसके काल में दोस्तों 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 ईसा पूर्व में दोस्तों सिकंदर का दोस्तों पश्चिम उत्तर भारत पर दोस्तों आक्रमण किया गया था। सिकंदर का भारत में दोस्तों राजा पोरस से सामना किया। जब सिकंदर दोस्तों भारत में पहली बार जब प्रवेश किया दक्षिण भारत उधर से उत्तर पूर्व भारत से, है ना, उत्तर पश्चिमी भारत से जब सिकंदर प्रवेश करता तो सबसे पहले जो है उधर का जो राजा था दोस्तों वो पोरस से युद्ध करता है। दोस्तों राजा जो पोरस था वो हार जाता है, और जब दोस्तों राजा पोरस हार जाता है बहादुरी के साथ फिर भी हार जाता है, तो सिकंदर जो दोस्तों उससे पास शर्त रखता है कि मैं तुम्हारा राज्य जो है लौटा दूंगा, बस तुम मेरा साथ दो। तो उसी कारण दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है ना सिकंदर की इस पत्नी राजा पोरस के हाथों में राखी बांधती है और भाई बहन का रिश्ता वहां पे मानती है। उसके बाद फिर दोस्तों जो राजा पोरस और जो है दोस्तों सिकंदर दोनों मिलकर दोस्तों भारत को जीतने के लिए निकलता है ना, लेकिन तो सफल नहीं हो पाता क्योंकि ब्यास नदी को दोस्तों पार नहीं कर पाता है ना। तो याद रखिएगा, है। और किंतु दोस्तों अम्भी जैसे दोस्तों शासकों ने सिकंदर के साथ दिया, है ना। आपको पता होगा तक्षशिला का राजा हुआ करता था, तक्षशिला का राजा। तक्षशिला आपको महाजनपद में गिनती आता था उस समय। तो तक्षशिला का जो राजा था दोस्तों आम्भिक राजा, जो आम्भिक था वो भी दोस्तों सिकंदर की तरफ हो गया था, भले ही भारतीय था लेकिन ये हार कर दोस्तों किसका अधिकार, मतलब किसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे? सिकंदर का। तो सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जो ये सिकंदर के आदमी हो चुके थे, और ये दोस्तों भारत को जीतना चाहते थे, और ये दोस्तों ये मगध पर आना चाहते थे। मगध पर खास करके क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो समृद्ध हुआ करता था वो मगध साम्राज्य हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हाथी थी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चीज इमारतें थी, और बहुत ज्यादा धनी भी हुआ करता था मगध उस समय, है ना। आपको पता होगा पहले भारत को सोने की चिड़िया भी कही जाती थी, आपको जैसा पता भी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा सेल्यूकस को निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा हराया गया था? तो देखो सेल्यूकस जो निकेटर था दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर को जो है 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में दोस्तों ये जो सेनापति था, ये सेल्यूकस निकेटर दोस्तों ये सिकंदर का सेनापति था। क्योंकि आपको पता होगा सिकंदर का दोस्तों मृत्यु हो जाता है बेबीलोन में सिकंदर का। तो सिकंदर का दोस्तों सिकंदर का जो मृत्यु हो जाता तो सिकंदर का जो जो सपना था कि हम पूरा भारत विजय करेंगे, क्योंकि वो भारत तो जीत नहीं पाया, और जीतने के सिलसिले में दोस्तों वो जो है यहाँ से जब लौट रहा था सिकंदर, जब सिकंदर जो है दोस्तों क्या हो रहा था, सिकंदर जो है वो लौट रहा था, तो उसका दोस्तों बेबीलोन में, कहाँ पे? बेबीलोन में दोस्तों, बेबीलोन में उसका क्या हो जाता? देहांत हो जाता सिकंदर का। तो सिकंदर का जो सपना था विश्व विजेता बनने का, विश्व विजेता का जो सपना था वो विश्व विजेता का जो सपना था वो अधूरा रह गया। तो क्यों ना इसी का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर सोचा कि हम क्यों ना अपने जो राजा साहब है उनका जो हम लोग शक्ति, क्योंकि अब तो सिकंदर चला गया था, अब तो राजा कौन बन गया था वहां का? सिकंदर ही बन गया था, सेल्यूकस निकेटर ही बन चुका था, क्योंकि तो ये पूरा साम्राज्य बिखर चुका था सिकंदर का, क्योंकि यही मर गया था। तो सेल्यूकस निकेटर ही दोस्तों यूनान में राजा बनाकर बैठा था। अब 305 ईसा पूर्व में दोस्तों वो जो उसका राजा था, पूर्वज का जो राजा था सिकंदर था, उसका दोस्तों सपना पूरा करने के लिए सोचा, सिकंदर डर के भाग गया, लेकिन हम जो जाकर मगध पर दोस्तों क्या करेंगे, मगध मतलब पूरे भारत पर हम लोग शासन करेंगे, मतलब भारत को जीतने के लिए निकल पड़ा था कौन? सिकंदर।
सिकंदर 305 ईसा पूर्व में। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उस समय जो है घनानंद शासन कर रहा था, है ना। 326 ईसा पूर्व में घनानंद का शासन था मगध पर। अब लेकिन 305 ईस्वी में सत्ता बदल चुकी थी, एक नए वंश की स्थापना हो चुकी थी, मौर्य वंश का, जिसका राजा था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य वो तो सोच कर आया था कि घनानंद शासन करा, लेकिन यहाँ पे पता चला कि चंद्रगुप्त दोस्तों उस समय क्या था, राजा था। मगध का राजा कौन था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य था। अब चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर मारा किसको? ये किसको? तो आपने ये जो है सिकंदर को, ये सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य दौड़ा दौड़ा कर मारा और गंगा नदी में ढकेल ढकाल दिया। मतलब बहुत भयानक क्या हुआ, युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ दोस्तों तो इसमें क्या हुआ कि जो सेल्यूकस निकेटर था दोस्तों, ये जो है हार गया। और जब हार गया दोस्तों, तो जब हार जाता ही है कोई सेना, तब उससे दोस्तों कुछ शर्तें रखी जाती है। अब उसी सिलसिले में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों उसकी बेटी को देख लिया, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि देखो एक ही शर्त संधि होगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो अपनी जो बेटी है, आपकी जो सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी, इसका नाम था दोस्तों हेलेना, हेलेना का दोस्तों विवाह करना पड़ेगा मेरे साथ। किसके साथ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दोस्तों क्या करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। यही शर्त रखा गया। और कहा कि देखो हम शादी फ्री में नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब बिहारी हैं, मतलब मगध वाले हैं, हम लोग दहेज लेते हैं भर भर के, है ना। तो यहाँ से दोस्तों दहेज में लिया, बहुत सारा जगह लिया, जैसे पाकिस्तान का जो इलाका था, पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका था, क्योंकि ये जो इधर वाला जो भारत था, इधर वाला जो भारत था दोस्तों पाकिस्तान तरफ वाला, है ना, ये जो कंधार, हेरात, ये सब जो इलाका था, है ना, ये सब किसके कब्जे में था? तो ये सब जो है ये जीत चुका था सेल्यूकस, क्योंकि वो सिकंदर के जमाने में ही जीत चुका था। और इस समय शासन कौन कर रहा था? सेल्यूकस। तब कहा कि देखो अगर तुम चाहते हो कि हम तुमको जिंदा छोड़े, तो तुमको जो है तुम्हें अपनी बेटी से मुझे शादी कराना पड़ेगा, हेलेना से। और तुमको जो पाकिस्तान वाला जो इलाका है, तेहरा क्या क्या, तो हेरात खैरात जो भी मतलब जो इलाका था पाकिस्तान का, वो जो है मुझे देना पड़ेगा दहेज के रूप में। तो ये स्वीकार कर लिया। अब बदले में फिर सिकंदर भी दोस्तों अपने ससुर, क्योंकि अब जब शादी करा हेलेना से, तो जो सेल्यूकस है उसको दहेज के रूप में तो दोस्तों उसको पूरा पाकिस्तान वाला इलाका मिल गया, है ना। और इसको बेटी भी मिल गया इसकी, मतलब बेटी हेलेना से इसकी शादी भी हो गया। अब जब शादी भी हो गया, तब ये दामाद और ससुर का रिश्ता हो गया। तब ये बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बहुत सारा हाथी दिया। हाथी क्यों दिया? क्योंकि पता चला कि जो सेल्यूकस से पूछा गया, सेल्यूकस निकेटर से, कि आपने युद्ध क्यों किया था मगध पर, तब कहा जाता है कि मगध में बहुत सारा हाथी था, मैं हाथी के लोभ से मैंने युद्ध किया था। तो कहा कोई बात नहीं, उसको 10,000 हाथी दिया। किसको? सेल्यूकस को, है ना। सेल्यूकस निकेटर अपने ससुर जी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथी दिया, और वो कहाँ चला गया? यूनान चला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। द सेल्यूकस निकेटर के समय दोस्तों 305 ईस्वी ईसा पूर्व जो युद्ध हुआ था, उस समय दोस्तों मगध का राजा कौन था? तो आपके भैया ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। और उसकी पत्नी कौन बन जाती है? तो आपके भैया हेलेना बन जाती है, हेलेना। अब देखो हेलेना रही कहाँ की? ठहरी तो आपके भैया ये जो रहने वाली है यूनान की रहने वाली, क्योंकि यूनानी था सेल्यूकस निकेटर, तो उसकी बेटी भी यूनानी हुई। अब देखो यूनान की कोई लड़की आई है भारत मगध में, अब क्या उसकी भाषा, उसका कल्चर को समझने में क्या पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसकी बातों को कैसे समझेगा चंद्रगुप्त मौर्य? तो उसके हेल्प के लिए दोस्तों, अपनी बेटी के रख रखाव के लिए जो है यूनान से दोस्तों सेल्यूकस निकेटर द्वारा एक राजदूत भेजा जाता है, जिसका नाम होता है दोस्तों मेगास्थनीज। क्या नाम होता है? मेगास्थनीज को भेजा जाता है, मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज दोस्तों किसके दरबार में भेजा गया? तो आप कहेंगे मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। किसके लिए भेजा गया? तो आप कहेंगे भैया ये जो है हेलेना के लिए भेजा गया, क्योंकि वो यूनान की थी, तो उसका भाषा कल्चर को समझने के लिए जो है मेगास्थनीज को दोस्तों साथ में भेजा गया था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कहानी। देखो चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया। युद्ध के पश्चात सेल्यूकस ने दोस्तों हेरात, कंधार इलाका, बलूचिस्तान का इलाका, काबुल का इलाका, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। ये दहेज के रूप में मिला, क्योंकि उसकी बेटी से शादी किया था, हेलेना से शर्त रखा था ना कि तो आपको जो है अपनी बेटी देना पड़ेगा, मतलब हेलेना से शादी कराना पड़ेगा। हेरात, कंधार, बलूचिस्तान का जो इलाका है, जो काबुल का इलाका है, ये हमें आपको दहेज के रूप में देना पड़ेगा, है ना। और पुत्री जिसकी पुत्री थी वो हेलेना से विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य। मैं आपको बता दिया। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्य का दोस्तों विशेष जो है उल्लेख मिलता है? तो आपको पता है कि जो है अशोक का दोस्तों जो 14 बड़े शिलालेख मिला है, 14 जो है दोस्तों
14 बड़े जो है अभिलेख मिले है ना, अभिलेख मिले हैं। तो 14 अभिलेख में बताओ किस अभिलेख में दोस्तों जो है दक्षिण भारत के राज्यों की जानकारी मिलती है। तो ये जो है दोस्तों द्वितीय अभिलेख के अंदर जो है दोस्तों ये यहाँ पे क्या है कि द्वितीय अभिलेख में दोस्तों पशु हत्या पे रोक लगाया गया है, पशु हत्या पर दोस्तों रोक लगाया गया है। और इसी के अंदर दोस्तों दक्षिण भारत के अंदर जो है केरल पुत्र जो राज्य था, पांड्यचेर जो राज्य साम्राज्य था, उसकी जानकारी मिलती है द्वितीय शिलाभिलेख से। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, अशोक के द्वितीय शिलालेख से दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों जिसमें सतीय पुत्र है ना, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, चोल साम्राज्य, पांड्य का दोस्तों उल्लेख मिलता है। द्वितीय जो शिलालेख से मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा है ना, पशुओं एवं दोस्तों है ना, पशुओं की चिकित्सा तथा दोस्तों लोक कल्याण कार्यों की दोस्तों भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा द्वितीय शिलालेख के बारे में अशोक का। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक कौन था? अब बताओ, आप सुने होंगे रज्जुक जो है ये जो अशोक का अधिकारी था। अशोक का क्या था? तो आप ये जो है अशोक का अधिकारी था। राजा अशोक का क्या था? ये अधिकारी था, राजा अशोक का अधिकारी था। राजा अशोक का अधिकारी था, तो बताओ क्या था वो? चोल साम्राज्य का व्यापारी था। या बी में है दोस्तों मौर्य अधिकारी था। सी में गुप्तों के सामंत वर्ग के लोग थे। या फिर दोस्तों सन्यासियों का एक समूह था। तो ये रज्जुक दोस्तों ये था, ये मौर्य अधिकारी था, मौर्य शासन काल का एक अधिकारी था, नाम का एक रज्जु नाम का एक अधिकारी था। ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। अशोक के शासनकाल में रज्जुक मौर्य अधिकारी था जो सिविल सेवा से संबंधित था, है ना। रज्जुक भूमि की सीमाओं को दोस्तों तय करने वाला एक अधिकारी था जो दोषियों को दंडित करने एवं दोस्तों दोषियों को क्षमा करने का भी क्या था उसके पास अधिकार था। तो बहुत ज्यादा दोस्तों ये आपको पता होगा कि जो तीसरा अभिलेख है दोस्तों अशोक का तीसरा अभिलेख है, उसमें दोस्तों जो तीसरा अभिलेख है इसमें जो है राजुक उत्तक और एक दोस्तों परदेशक का दोस्तों क्या है, तीन जो लोगों का दोस्तों मुख्य जो उसका अधिकारी का दोस्तों सबसे ज्यादा विश्वास किया करता था चंद्रगुप्त मौर्य, तो तीन ही लोगों पे, एक था राजूक, उत्तर प्रदेशक, तीन जो मुख्य अधिकारी था। इसको दोस्तों अधिकार मिला हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को दंड दे सके, पुरस्कार दे सके, है ना, ये सब अधिकार मिला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन में सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आप बताओ दोस्तों, सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपके भैया जो है अशोक ने कराया था, राजा अशोक ने। बताओ सांची का जो स्तूप है दोस्तों, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट से बताओ। और 95 नंबर क्वेश्चन है ना। तो सांची का जो स्तूप है दोस्तों सम्राट अशोक ने बनाया था। और क्यों बनाया था तो ये आपको बताना है। तो सांची का जो स्तूप है दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। और एक दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर एक भरहुत, कौन सा, तो आपने भरहुत स्तूप भी दोस्तों ये कहाँ है? तो आपके भैया ये सांची के अंदर स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, अशोक का जो है स्तंभ है ना सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप दोस्तों सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो मध्य प्रदेश के दोस्तों रायसेन जिले में स्थित है। भरहुत स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है सतना जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। भरहुत एवं सांची स्तूप दोनों स्तूप की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों का मौर्य काल में दोस्तों युक्तक नामक अधिकारी किससे संबंधित था? अभी मैंने बताया था तीन प्रमुख अधिकारी था अशोक का, एक राजुक था, उत्तक था, युक्तक था और परदेशक था। तो वही है उत्तक। तो बताओ उत्तक जो है दोस्तों ये किस तरीके का अधिकारी था? तो अभी मैंने बताया राजुक नामक जो अधिकारी था वो राजस्व एवं दोस्तों कुछ न्याय संबंधी क्या था वो कार्य करता था। लेकिन जो उत्तक था दोस्तों वो क्या करता था, तो वो राजस्व वसूली का जो प्रभारी अधिकारी था, है ना, राजस्व अधिकारी था। कैसा था उत्तक जो है, ये सिंचाई विभाग से नहीं था, ये जो है दोस्तों राजस्व वसूली करने का काम करता था उत्तक। ठीक है, तो याद रखिएगा। जबकि राजूक क्या था, तो वो सिविल सेवा भी देखता था और न्याय व्यवस्था भी देखता था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि मौर्य काल में युक्तक राजस्व वसूली का दोस्तों प्रभारी अधिकारी होता था। राजुक नामक अधिकारी राजस्व एवं कुछ दोस्तों न्यायालय संबंधी कार्य किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसकी दोस्तों लिपि जो है खरोष्ठी थी? आपको पता है कि जो अशोक का जो मिला है अभिलेख वो कितने लिपि में लिखा है? तो आपके में तीन, एक था दोस्तों खरोष्ठी लिपि मिल रहा है, खरोष्ठी लिपि,
एक दोस्तों अरमाइक लिपि में भी मिला, अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि, और एक दोस्तों ब्राह्मी लिपि में भी मिला है, ब्राह्मी लिपि में दोस्तों मिला। अगर आपसे पूछे कि अशोक की जो शिलालेख कितने लिपि में मिला है, तो 3 लिपि में मिला, एक खरोष्टी, एक दोस्तों अरमाइक लिपि, और एक दोस्तों आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने भैया पूछा कि कौन सा जो शिलालेख है जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया, तो ये जो है शहबाजगंज की जो है दोस्तों, शहबाजगंज वाला जो शिलालेख है, ये जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है सारा चीज। अशोक के जो है ज्यादातर अभिलेख की लिपि जो है ब्राह्मी थी, लेकिन ऊपर जो है अपवाद स्वरूप, जो अपवाद स्वरूप अशोक के जो शहबाजगढ़ी अभिलेख एवं मनसेहरा अभिलेख की जो लिपि है दोस्तों कैसी है, तो आपको भैया जो है ये खरोष्टी लिपि में लिखी गई। किस लिपि में लिखी गई है, तो आपको भैया खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। खरोष्टी लिपि जो है दोस्तों, लिपि जो है दाएं से दोस्तों बाईं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर, मतलब जिस तरीके से उर्दू दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं ना, तो आपके यहाँ बिल्कुल दाएं से बाएं उसी तरीके से दोस्तों खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, दाएं से बाईं की ओर। तो 2 ही अपवाद शिलालेख अशोक का मिला है दोस्तों, जो खरोष्टी लिपि में लिखा जाता है, बाकी ज्यादातर जो अभिलेख इसके मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही मिले हैं ना। तो अशोक का एक शहबाजगढ़ी अभिलेख और एक दोस्तों मनसेहरा अभिलेख जो है दोस्तों ये खरोष्टी लिपि से संबंधित है। नेक्स्ट है अशोक का दोस्तों रूमनदेही अभिलेख निम्नलिखित में से संबंधित है, बताइए। बुद्ध के जन्म से, बी में दोस्तों बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सी में दोस्तों बुद्ध के दोस्तों प्रथम उपदेश से, और डी में बुद्ध के शरीर त्याग से। तो आपको पता होगा अशोक का जो रूमनदेही अभिलेख है, अशोक का दोस्तों जो रूमनदेही अभिलेख है किससे संबंधित है, तो ये आप कहेंगे जो अशोक का जो रूमनदेही अभिलेख है ये जो है किससे संबंधित है, रूमनदेही अभिलेख अशोक का, तो ये कहेंगे प्राप्ति से है क्या, ज्ञान प्राप्ति से नहीं, उपदेश से है नहीं, ये दोस्तों बुद्ध के जन्म से संबंधित है ना। रूमनदेही अभिलेख में दोस्तों जब राजा बनता है, क्या जब राजा बनता है अशोक, उसके अपने 20वें वर्ष में राजाभिषेक के दोस्तों 20वें वर्ष में दोस्तों वो कहाँ जाता है घूमने के लिए, तो ये लुम्बिनी जाता है, लुम्बिनी, लुम्बिनी जाते हैं कौन, अशोक जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं, पहले 1/6 भाग लगता था टैक्स, तो उसको दोस्तों कम करके दोस्तों 1/8 भाग कर देते हैं, है ना। और रूमनदेही अभिलेख में दोस्तों ये बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध के जन्म से संबंधित है रूमनदेही अभिलेख। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कह रहा है कि रूमनदेही स्तंभ जो है शिलालेख में अशोक की लुम्बिनी यात्री यानी बुद्ध की जो है जन्मस्थली यात्रा के बारे में उल्लेख है। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को के भू राजस्व में दोस्तों 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। मतलब पहले 1/6 भाग, मतलब किसी भाग का 6ठा भाग लिया जाता था, तब उसका 8वां भाग लेने लगा, है ना। अशोक के सभी जो अभिलेखों का विषय जो है प्रशासनिक था, किंतु रूमनदेही अभिलेख ऐसा अभिलेख है दोस्तों जो आर्थिक आर्थिक चीजों की बारे में जानकारी मिलता है ना। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन में अशोक के किस अभिलेख में सांप्रदायिक जो है ना, सांप्रदायिक जो है सौहार्द एवं जो है धार्मिक समन्वय की बात की गई है, बताइए। अशोक के जो 14 जो महालेख हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ा बात जो लिखा गया धार्मिक समन्वय की जो बात की गई है, किस जो है अनुच्छेद है, किस शिलालेख में की गई है। तो देखो जो 12वां अभिलेख था दोस्तों कौन सा, तो आपकी वजह जो 12वां अभिलेख है उसके अंदर जो है उस अभिलेख में जो है ना अशोक के 12वें अभिलेख में सभी धर्मों के सार तत्वों के बुद्ध एवं धार्मिक समन्वय की बात की गई। इसमें दोस्तों इसी में दोस्तों 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्र की भी चर्चा है, स्त्री महामात्र की दोस्तों चर्चा की गई, मतलब स्त्री की रक्षा करने की बात की, स्त्री महामात्र स्त्री महामात्र का मतलब होता है दोस्तों, मतलब स्त्री की सुरक्षा करने के लिए अलग दोस्तों एक पद था, है ना, जो स्त्री की सुरक्षा को देखती थी, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था स्त्री महामात्र। तो ये भी दोस्तों किस जो है शिलालेख में मिलता है, तो आपने मुझे 12वें अभिलेख में मिला है। आप बता दोस्तों सबसे 13वां अभिलेख, आप बता 13वां अभिलेख में किसकी मिलती है चर्चा, तो आपके भैया इसमें जो है कलिंग युद्ध की चर्चा की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध की चर्चा ये जो है दोस्तों ये कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो आपके में 261 ईसा पूर्व में दोस्तों क्या हुआ था, तो आप यहाँ कलिंग युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है, ये किस आर्टिकल में मिलता था आपके भैया, जो 13वें शिलालेख है इसके अंदर जो कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। 11वें अभिलेख में दोस्तों धम्म नीति की व्याख्या मिलती है, 11वें अभिलेख में दोस्तों धम्म नीति की, किसका, तो आपने भैया धम्म नीति की व्याख्या मिलती है, धम्म नीति लिखा गया,
है ना, धम्म नीति। धम्म नीति की दोस्तों क्या मिलती है, व्याख्या मिलती है ना, याद रखिएगा। दो तो आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट है अशोक के 12वें शिलालेख में, देखो यहाँ पे लिखा भी है, अशोक के 12वें शिलालेख में दोस्तों सभी धर्मों के सार तत्वों में बुद्धि एवं धार्मिक समन्वय की क्या की बात की गई। इसमें जो है स्त्री महामात्र की चर्चा भी है। 11वें शिलालेख में जो धम्म नीति की दोस्तों व्याख्या की है। 13वें शिलालेख में अशोक की कलिंग युद्ध की चर्चा की। अगर पूछे कलिंग युद्ध कब किया गया था, तो आप जो है 261 ईसा पूर्व जो दोस्तों इसमें किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100वां नंबर क्वेश्चन है, किसके शासन काल में दोस्तों मेगास्थनीज भारत आया था। बताओ किसके शासन काल में, अभी मैंने आपको इतिहास इसको आपको बताया था कि मेगास्थनीज दोस्तों भारत कैसे आया था, फटाफट से बताइएगा इसका आंसर। तो देखो किसके शासन काल में दोस्तों जो है मेगास्थनीज भारत आया था, तो मैंने अभी बताया था कि जो अशोक था दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका शादी किससे हुआ था, तो आपने भैया ये तो दो शादी किया था। एक तो घनानंद की जो बेटी थी दुर्धरा, उससे भी शादी किया था। उसके बाद जो है दोस्तों ये जो है जब युद्ध हुआ था, है ना, 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर के साथ, तो उसकी पुत्री हेलेना के साथ, हेलेना के साथ दोस्तों शादी किया था। तो हेलेना की शादी जब किया था तो उसी के साथ दोस्तों एक मेगास्थनीज नामक दोस्तों क्या आया था, राजदूत भारत आया था, मेगास्थनीज नामक। अब मेगास्थनीज जो है दोस्तों ये कहाँ का शासक था, तो मेगास्थनीज जो है दोस्तों ये शासक नहीं, राजदूत था, यूनान का राजदूत था। और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था दोस्तों जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था दोस्तों, तो आपने भैया इंडिका। और इंडिका पुस्तक से दोस्तों हमें मौर्य वंश की दोस्तों जानकारी मिलती है, और खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन की व्यवस्था मिलती है, शासन का दोस्तों इसमें जिक्र किया जाता है इंडिका नामक पुस्तक से। और इसके लेखक कौन है, तो आपके भैया जो है मेगास्थनीज इसके लेखक है। तो क्या पूछा किसके शासन काल में मेगास्थनीज आया था, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। किस लिए आया था, तो हेलेना के साथ आया था और यूनान के राजदूत ने इसे भेजा था। ठीक है, देखो कह रहा मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों क्या था, राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज अपने भारतीय संबंधी अनुभव पर दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक में लिखी है। इंडिका में दोस्तों मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को दोस्तों 7 वर्गों में क्या किया है, विभाजित किया है, उसकी इंडिका नामक पुस्तक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मौर्य काल में जो है भूमि कर की वसूली कौन करता था। मौर्य काल में दोस्तों जो भूमि पर जो टैक्स लिया करता था वो कौन लिया करता था, बताइए। 101 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 101 नंबर सवाल पे आ जाइए, कौन करता था। तो दोस्तों सीता अध्यक्ष। अच्छा देखो मौर्य काल में क्या होता था, जो सरकारी भूमि होती थी, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, सरकारी भूमि को दोस्तों सीता भूमि कहते थे। क्या कहते थे, सीता भूमि है ना, सीता भूमि कहते थे। और जो सीता अध्यक्ष पे दोस्तों जो टैक्स लिया करता था, जो टैक्स वसूलने का काम होता था, वो सीता अध्यक्ष का होता था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा मौर्य काल में दोस्तों भूमि कर वसूलने का जो कार्य होता सीता अध्यक्ष का होता था। इसका तो आप कहेंगे सीता अध्यक्ष का काम होता था, क्योंकि वही कृषि भूमि का अध्ययन भी होता था, है ना। पितावध्यक्ष माप तौल, है ना, का प्रभारी होता था। और शुल्क अध्यक्ष जो दोस्तों चुंगी और शुल्क लेने का काम करता था। और दोस्तों एग्रोनोमाई जो होता था उस सड़क निर्माण का कार्यभार देखता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन नंबर ए है जालौक है, बी में दोस्तों अवंती वर्मा, सी में दोस्तों नंदी वर्धन, और डी में दोस्तों तो आप यह बृहदरथ है। तो मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम जो शासक था कौन था, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है दोस्तों वो बृहदरथ था। कौन था, तो आप बृहदरथ था दोस्तों। और बृहदरथ की हत्या कैसे हुई, तो उसी का जो सेनापति था, जिसका नाम था दोस्तों पुष्पमित्र सिंह। क्या नाम था, पुष्पमित्र सिंह ने दोस्तों बृहदरथ की हत्या कर दी। और बृहदरथ ने दोस्तों पुष्पमित्र सिंह ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की। कौन सा वंश का, तो आपने मेरे शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, अब शुंग वंश का दोस्तों जो अंतिम शासक था, इसका जो अंतिम शासक था दोस्तों शुंग वंश का अंतिम शासक, इसका था अंतिम शासक दोस्तों नरेश देवभूति था। क्या नाम था, देवभूति।
देवभूति किस वंश का अंतिम शासक था? तो आपके भैया शुंग वंश का। अब देवभूति का भी दोस्तों हत्या कर दिया गया, किसके द्वारा? तो आपके भैया इसकी जो हत्या वासुदेव के द्वारा किया गया, किसके द्वारा? तो आपके भैया वासुदेव के द्वारा, वासुदेव के द्वारा इसकी हत्या कर दी है। तो ये बातें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ था। वृहद्रथ की हत्या दोस्तों उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में की गई थी और शुंग वंश की क्या की थी? स्थापना किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने फिल इन द ब्लैंक्स की सहायता से मगध नंद वंश का जो है उखाड़ फेंका था। बता चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों किस वंश को उखाड़ फेंका था और किसकी सहायता से? दोस्तों मगध नंद वंश को, दोस्तों नंद वंश को उखाड़ फेंका था चंद्रगुप्त मौर्य, किसकी सहायता से दोस्तों? तो आपके भैया विष्णुगुप्त, है ना। विष्णुगुप्त को ही क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को ही दोस्तों चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य, चाणक्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, या फिर दोस्तों इसे ही कौटिल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं, है ना। याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, इनका जो फेमस पुस्तक था विष्णुगुप्त या कौटिल्य का, इनका एक फेमस बुक था दोस्तों, कौन सा बुक? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र नामक। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है किसकी है? तो आप कहेंगे ये जो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है ये जो है कौटिल्य की पुस्तक है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य की क्या है? ये पुस्तक है। ये जब पूछे कि अर्थशास्त्र कैसा पुस्तक है, क्या इकोनॉमी की बुक है? तो आप कहेंगे नहीं, ये जो है पॉलिटी की बुक है, इसमें राज्य व्यवस्था की बात की गई है कि एक राजा को दोस्तों किस तरीके से शासन वगैरह करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों विष्णुगुप्त जिसे कौटिल्य की जो है सहायता से मगध पर नंद वंश को उखाड़ फेंका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों नंदवंशीय शासक घनानंद को दोस्तों क्या किया था? पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की क्या की थी? जो है स्थापना की थी, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 104 नंबर क्या है क्वेश्चन, फटाफट से देखो। कह रहा निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने दोस्तों कलिंग की लड़ाई के बाद जो है युद्ध करना छोड़ दिया था? तो दोस्तों अशोक की ये बात हो रही है। अशोक ने दोस्तों, राजा अशोक ने दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद जो है दोस्तों ये क्या कर दिया? युद्ध नीति को त्याग दिया। आप बता दोस्तों कि जो है जो राज्याभिषेक जो दोस्तों अशोक का जो राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आपने 269 कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में दोस्तों किसका हुआ था? अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था। अब बताओ राज्याभिषेक का दोस्तों ये इनका पिता का नाम क्या था? तो इनके जो पिता हुए दोस्तों ये बिंदुसार हुए। कौन हुए? बिंदुसार। अब बिंदुसार हुए और इनके जो दादा हुए दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, है ना। तो याद रखिएगा। आपको पता होगा दोस्तों अशोक के शासनकाल में दोस्तों तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी। तीसरी बौद्ध संहिता कौन सी? तीसरी जो है बौद्ध संहिता हुई थी, है ना। तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी, मैंने आपको बता दिया था वहां पे, है ना। अब देखो कलिंग का जो युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो आप कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो राज अभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था। और इस कलिंग युद्ध में दोस्तों बहुत सारे दोस्तों नवजात बच्चे, बड़े बड़े आदमी, छोटे, महिला, पुरुष, बहुत सारा लाखों की संख्या में दोस्तों निर्दोष आदमी जो है दोस्तों इस युद्ध में जो है मारा जाता। कलिंग के युद्ध में जब इतना रक्तपात होते दोस्तों अशोक जब देखता है तो उसका हृदय जो है दोस्तों परिवर्तन हो जाता है। और दोस्तों क्योंकि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म का अपना अनुयायी था। और ये भी जो अशोक भी पहले शुरुआत में किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन जब दोस्तों कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद जो इसका जो हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किस धर्म को? तो आप ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है और यहाँ पे दोस्तों धम्म की नीति अपनाता है, धम्म की नीति। और ये दोस्तों अपना हथियार चलाना क्या करता है? छोड़ देता है अशोक, है ना। तो अशोक का दोस्तों हृदय परिवर्तन हो जाता है और जो ये अशोक जो है क्या करता है? ये जो है ये मतलब हथियार चलाना छोड़ देता है अशोक, ठीक है। तो याद रखिएगा। आपको पता है कि अशोक में दोस्तों अशोक को क्या कहा जाता था? आप जानते होंगे अशोक का जो शिलालेख है वो सबसे पहले किसने पढ़ा था? ये बताइएगा कि 14 जो बड़े बड़े जो स्तंभ मिले हैं अशोक का उसको सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो आपके भैया 1837 में जॉन को किसने दोस्तों? तो आपके जेम्स प्रिसेप ने, जॉन्स प्रिसेप ने दोस्तों क्या किया है? ये
क्या किया है, जॉन्स प्रिसेप ने दोस्तों क्या किया है, सबसे पहले दोस्तों ये अशोक का जो है शिलालेख को पढ़ने का काम किया है। ये भी दोस्तों बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पिछली बार, ठीक है, तो याद रखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, अशोक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और बिंबिसार का क्या था, पुत्र था। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग के युद्ध में दोस्तों हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने दोस्तों युद्ध करना क्या कर दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था। अगर पूछे कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो आपने 261 ईसा पूर्व में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। उसके बाद दोस्तों कभी भी हथियार नहीं उठाता है कौन, अशोक, उसका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ था। तो राज्य अभिषेक के दोस्तों 8वें वर्ष क्या किया था, ये जीता था युद्ध को, है ना। तो आप याद रखिए 8वें वर्ष दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। सम्राट अशोक का जो है राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में दोस्तों हुआ था। हुआ अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय तो प्राप्त किया दोस्तों, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उस कलिंग के युद्ध के बाद दोस्तों कभी भी अशोक जो है हथियार नहीं उठाता है ना। तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है अशोक को। अशोक तभी महान बना दोस्तों जब उतना बड़ा युद्ध करने के बाद वो जो है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म को जब अपना लेता है दोस्तों, तो वो कभी हथियार नहीं उठाता है। इसी कारण जो आज अशोक सब के लिए दोस्तों बिल्कुल एक प्रेरणादायक राजा रहकर बन गए, है ना। अगर मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किसे जो है किसे पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए है कैसेडर, बी में सेल्यूकस निकेटर, सी में दोस्तों एंटीगेल्स और डी में दोस्तों टोलेमी। चंद्रगुप्त मौर्य किसके निम्नलिखित में किसके पराजित किया था, बताओ किसको पराजित किया था। तो अभी मैंने आपको बताया था ये जो है किसको हराया था, तो आपने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था, तो आपने भैया ये 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और हारने के बाद दोस्तों ये काबुल, बलूचिस्तान का इलाका, काबुल का इलाका, हेरात, ये कंधार का इलाका दोस्तों इसको गिफ्ट में मिला था, है ना, दहेज के रूप में, क्योंकि इसकी बेटी से शादी किया था हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। तो आपके बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो 305 ईसा पूर्व, ये तो मैं आपको बता रखा हूँ। चलो 107 नंबर क्वेश्चन में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत जो था मेगास्थनीज को किसने भेजा था। तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर में, जब दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों क्या हुआ था, तो आपने ये जो है सेल्यूकस निकेटर ने जो 305 ईसा पूर्व में दोस्तों क्या हुआ था, युद्ध को हार गया था। तब अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो उसी के साथ दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों मेगास्थनीज को भेजा था। अब मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी, तो आपने भैया इंडिका नामक जो है पुस्तक लिखा था, जिसमें दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर को यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों राजदूत था, है ना। जो है सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य तथा भारत से दोस्तों संबंधित इंडिका नामक किताब लिखी थी, है ना, भारत से संबंधित ये पुस्तक थी, क्योंकि यहीं रहकर उन्होंने दोस्तों लिखा था। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इंडिका लिखी थी और जिसने मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का दोस्तों वर्णन मिलता है। तो कौन से व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने ये बुक को लिखा है, तो ये जो बुक लिखा है दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखा है। जो क्या है, ये मेगास्थनीज की पुस्तक में इसमें जानकारी मिलती है इंडिका में, है ना। देखो मेगास्थनीज के आपको पता है, मेगास्थनीज ने तो भारतीय समाज को दोस्तों बिल्कुल 7 भागों में विभाजित किया था। एक दोस्तों दार्शनिक समाज, कौन सा, दार्शनिक समाज में विभाजित किया था। दूसरा जो समाज बताया था दोस्तों, एक जो समाज था परिषद सदस्य, कौन सा था, परिषद सदस्य था, परिषद सदस्य, है ना, ये सदस्य। और तीसरा जो दोस्तों जो बताया था, तीसरा जो है समाज बताया था, ये अधिकारियों का सदस्य, कौन सा, अधिकारी का जो है समाज था। एक जो समाज था चौथा दोस्तों सैनिकों का था, एक सैनिकों का था। और एक था पांचवा दोस्तों, ये था कृषकों का था, कृषकों का, कृषक का मतलब उसको कहते हैं ना कृषि। एक था दोस्तों 6 में शिल्पकारों का, किसका था, आपका भैया शिल्पकारों का था, शिल्पकार का था। और एक जो 7वां समाज था दोस्तों किसका था, पशुपालकों का था, पशुपालक का दोस्तों समाज था। तो इंडिका नामक पुस्तक जो है दोस्तों उसमें जो है
भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया गया। एक को दार्शनिक समाज, परिषद समाज, अधिकारी समाज, सैनिक समाज, कृषि समाज और दोस्तों ये शिल्पकार समाज और पशुपालन समाज का वर्णन मिलता है इसी इंडिका नामक पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। इस पुस्तक में मौर्य वंश के शासन के समय का दोस्तों भारत का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। ये एक दोस्तों ये भी एक मौर्य अधिकारी था। समाहर्ता का दोस्तों जो नामक जो अधिकारी था इसका काम क्या था। क्वेश्चन नंबर 109 है। ठीक है, ये जो है अर्थशास्त्र में तीर्थ का, ये जो है दोस्तों कर का निर्धारण करता था। कर का निर्धारण करने का जो जिम्मेवारी दिया गया था वो समाहर्ता नामक जो अधिकारी करता था। समाहर्ता जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसका काम था कर का निर्धारण करना, टैक्स का कलेक्शन करना। समाहर्ता आज भी दोस्तों यहाँ पे जो कलेक्टर जो ऑफिस होता है, कलेक्टर का हिंदी होता है जिसको कहते हैं समाहर्ता, इसको हिंदी में कहते हैं ना, कलेक्टर का काम होता था। वही अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो है उच्चतम अधिकारी को दोस्तों क्या कहा जाता था, उसे महामात्र कहा जाता, तीर्थ कहा जाता था। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उसको जो है तीर्थ कहा जाता था, है ना। और इसकी जो है संख्या टोटल 18 हुआ करती थी और समाहर्ता भी इन्हीं 18 तीर्थों में से एक था, है ना। मतलब टैक्स का निर्धारण करना, मतलब टैक्स का कलेक्शन का काम करता था, वो समाहर्ता कहलाता, समाहर्ता। तो वो भी दोस्तों 18 जो मुख्य अधिकारी था उनमें से एक था। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य दोस्तों राजस्व एकत्र करना था, कर का निर्धारण करना था और आय व्यय का दोस्तों ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट दोस्तों तैयार करना काम था किसका, तो ये जो है समाहर्ता का काम था। ठीक है, तो याद रखिएगा टैक्स का कलेक्शन करना। 110 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। आपको बताया ना, अभी मैंने बताया कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो आपके 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जब अशोक दोस्तों राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ने दोस्तों कलिंग का युद्ध किया था। ये यही युद्ध है दोस्तों जो अशोक को अशोक महान बनाया। ये यही युद्ध है दोस्तों जिस युद्ध के बाद अशोक ने अपने पूरे जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाया था, वो है दोस्तों कलिंग का युद्ध। किसने लड़ा था कलिंग का युद्ध, तो आपके भैया अशोक ने जीता था कलिंग युद्ध को। ठीक है, अशोक ने दोस्तों 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय प्राप्त किया। अशोक जो है 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा ये भी बात। क्वेश्चन पूछेगा बताओ अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, तो ये जो है 13वें अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल का जो स्तंभ है ना, मौर्य काल का जो स्तंभ जो है स्वर्ग में पाया गया जो है, जिसे सिंह शीर्ष है के नाम से जाना जाता है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, ये सारनाथ का। आप लोग देखे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट सर्च करने दो, एक मिनट लॉगिन करना पड़ेगा क्या, मीडिया, एक मिनट मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक मिनट, गूगल पे जाओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत का राजकीय चिन्ह का फोटो। एक मिनट रुकना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, सर्च करता हूँ मैं। ठीक है, कीबोर्ड कहाँ गया, BHA, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का इमेज, मैं आपको बता ही देता हूँ कौन सा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नहीं हुआ है, एक मिनट, भारत का राजकीय चिन्ह, ये सर्च क्यों नहीं हो रहा यार, मैं फिर से करता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग क्वेश्चंस को खींचेगा। ठीक है, ये तो गैलरी में चला गया।
एक मिनट रुक जाना भाई, लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। चलो दोस्तों, मैं खोज कर लाया हूँ, ठीक है। इसको आप देखेंगे, इसको मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये रहा, और यही है दोस्तों, ये हमारा जो अशोक स्तंभ है, यही है। देखो अशोक स्तंभ, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। तो ये इधर साइड में एक बाघ दिख रहा है, इधर एक दोस्तों आपको शेर है ना, शेर इसको बोलते हैं, शेर इधर दिख रहा है, और एक दोस्तों उधर दिख रहा होगा, ठीक है ना। सिंह, सिंह मतलब शेर होता है ना। शेर एक उधर दिख रहा होगा, तो शेर एक उधर होगा, तो 4 गो दोस्तों शेर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हाथी है, या आपको उस तरफ हाथी दिखेगा, घोड़ा दिखेगा दोस्तों, बैल दिखेगा। तो ये सब दोस्तों, ये जो है अशोक स्तंभ में दोस्तों, ये अशोक स्तंभ दोस्तों ये सारनाथ के अंदर है। कहाँ है, तो आपको भैया सारनाथ के अंदर, सारनाथ, यही दोस्तों हमारा भारत का भी क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है, ये राष्ट्रीय दोस्तों क्या है, चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है यही है अशोक स्तंभ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। कर सम्राट अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ जो है सारनाथ का स्तंभ है, ठीक है। सारनाथ स्तंभ को मौर्य काल का दोस्तों स्तंभ शीर्ष, सिंह शीर्ष कहा जाता है। इस स्तंभ पर दोस्तों 4 जानवर है, कौन कौन सा, तो आपने भैया हमको तो 4 ही दिखता है, मतलब शेर ही केवल दिखता है, लेकिन नहीं, छोटा छोटा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे आपको छोटा छोटा 2 जो है दोस्तों, एक यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, ये हाथी दिख रहा है, तो आपको भैया बिल्कुल हाथी यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो दूसरी तरफ दोस्तों आपको बैल भी दिखेगा, और है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मिलेगा, आपको भैया घोड़ा मिलता है, बैल मिलता है, और हाथी है दोस्तों, और शेर का मिलता है। शेर तो 4 शेर है ना, यह जो नक्काशी की गई है, और शीर्ष पर दोस्तों 4 शेर है, जो शक्ति का क्या है, प्रतीक है। तो हमारा जो अशोक स्तंभ है दोस्तों, उसके ऊपर जो कौन कौन सा चिन्ह है, तो घोड़ा का है, बैल का है, हाथी का है, और शेर। शेर तो आपको दूर से ही नजर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन शहर सबसे दक्षिणी छोर पर था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दक्षिणी छोर पर स्थित था। ऑप्शन नंबर ए गिरनार, बी में है साक्षी, सी में दोस्तों ब्रह्मगिरी, और डी में है दोस्तों टोपरा। तो सबसे जो दक्षिणी था दोस्तों वो ब्रह्मगिरी है, ये कर्नाटक के साइड में है, ठीक है। तो याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित शहर ब्रह्मगिरी था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में विशाल साम्राज्य 4 प्रांतों और तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी की राजधानी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, और प्राची की राजधानी पाटलू हुआ करती थी, में बांटा गया था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या दोस्तों बढ़कर 5 हो गई थी। 5वां जो राज था दोस्तों कलिंग था, कलिंग की राजधानी तोसली थी। ये राजधानी भी आप 5 का याद रख लीजिएगा। ये मगध की दोस्तों ये राजधानी हुआ करती, तो मगध राज्य के जो प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य काल में कुछ समय पूर्व लगभग जो है पहले दोस्तों चीन में, क्या चीन में जो सम्राट ने विशाल दीवार का निर्माण कराया था। तो बताओ जो चीन में जो विशाल जो है क्या किया गया था, चीन का दीवार जो खड़ा किया गया था, वो बताओ कितने साल पुराना है चीन का दीवार, कब खड़ा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जवाब दीजिए। तो देखो ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है ना। तो ये जो खड़ा किया गया था दोस्तों 2400 ईसा पूर्व पहले किया गया था। क्यों किया गया था, तो हुंडों का दोस्तों, हुंडों का आक्रमण से बचने के लिए, आक्रमण से दोस्तों बचने के लिए दोस्तों क्या किया गया था, इसका जो है दीवार का दोस्तों ये बनाया गया था। कितना मीटर है, तो आपने 21,196 दोस्तों किलोमीटर, इतना दोस्तों क्या है बड़ा है, क्या है लंबा जो है कह सकते हैं, इतना बड़ा लंबा जो है दोस्तों ये चीन का दीवार है। 21,196 किलोमीटर है। किस लिए बनाया गया था, तो आपने हुंडों का जो है आक्रमण से बचने के लिए चीन के दोस्तों राजा ने बनाया था। मौर्य साम्राज्य काल से लगभग 2400 वर्ष पूर्व है ना, 2400 वर्ष पूर्व चीन के सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण करना शुरू किया था। चीन की महान दीवार का निर्माण हुंडों के आक्रमण से रोकने हेतु और चीन की उत्तरी सीमा पर हुआ था। इसकी लगभग लंबाई दोस्तों 21,196 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जो है जीवित रॉक कट गुफाएं मानी जाती है।
ऑप्शन नंबर ए है बराबर और नागार्जुन की गुफाएं, बी में बाघ गुफाएं, सी में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, डी में दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं। तो कौन सी जो है सबसे मौर्य काल की भारत में कौन सा गुफाएं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं मानी जाती है? तो कौन सी गुफा है? तो आप कहेंगे भैया ये जो बराबर और नागा अर्जुन की जो गुफाएं हैं इसको कहा जाता है ना। बराबर और बराबर की गुफाएं बिहार के दोस्तों जहानाबाद जिले में और बराबर पहाड़ियां बराबर की पहाड़ियों में स्थित है ना। याद रखिए बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाएं हैं। आपको पता हो ना बराबर की जो गुफाएं, बराबर की जो पहाड़ी की जो गुफाएं हैं उसमें कौन कौन सी जो दोस्तों गुफाएं हैं? तो आप कहेंगे लोमहर्ष ऋषि गुफा। कौन सा? लोमहर्ष ऋषि गुफा। लोमहर्ष लोमस ऋषि गुफा कहते हैं। लोमस ऋषि गुफा बराबर की पहाड़ियों में है। एक गुफा ये हो गया। एक कर्ण चोपड़ा गुफा, कर्ण चोपड़ा गुफा और एक गुफा और सुदामा गुफा, याद रखिएगा सुदामा गुफा। और एक गुफा और है जो जिसको कहते हैं विश्व झोपड़ी गुफा। तो याद रखिए ये सब जो पहाड़ियां ये किस गुफा के अंदर है? तो ये जो है ये सब जो गुफाएं बनी हुई है ये बराबर की पहाड़ियों में बनी हुई है। ये बराबर की पहाड़ियां बिहार के अंदर ही स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुन गुफा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है मौर्य काल की बराबर और नागार्जुन की जो गुफाएं हैं सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं मानी जाती है। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले की जो बराबर पहाड़ियों में मिलती है। बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाएं हैं, है ना। कौन कौन सी? लोमहर्ष ऋषि गुफा, कर्ण चोपड़ा गुफा और सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। तो चारों गुफा का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? बताओ अशोक स्तंभ जो है उसका क्या मूल उद्देश्य है? कि अशोक स्तंभ को ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को दोस्तों ये जो है संकेतित किया गया है। अशोक में शिलालेख का जो है प्रचलन अशोक के प्रारंभ किया। बताओ क्या आंसर होगा? तो देखो ऑप्शन में अशोक स्तंभ का काम क्या था मौर्य काल में? तो देखो धर्म नीतियों का प्रचार करना, बी में सांप्रदायिक आस्था का प्रचार करना, सी में दोस्तों जनता कम में जो धर्मांतरण करना, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक है दोस्तों भेरी घोष का प्रचार करना। बताओ कौन सा अशोक स्तंभ का क्या उद्देश्य था? तो देखो जो है अशोक स्तंभ का एक ही उद्देश्य था, धर्म नीतियों का क्या हो सके प्रचार करे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि अशोक जो था ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब होता है, सहिष्णु का मतलब सभी धर्मों को दोस्तों एक साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति था अशोक। लेकिन खुद जो दोस्तों उसका व्यक्तिगत जो जीवन था वो ज्यादा झुका हुआ था किस धर्म की ओर? तो आपने बौद्ध धर्म को अपनाता था। और ये दोस्तों ये ऐसा कहीं नहीं लिखा मिलता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाने के लिए लोगों को जो है ज्यादा मजबूर किया, ऐसा कोई बात नहीं थी। अशोक बिल्कुल धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था, सभी धर्मों को समान रूप से देख रेख करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। तो याद रखिएगा सांप्रदायिक आस्था का आचरण करना ये कोई बात जरूरी नहीं है। धर्मांतरण करना ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धर्म नीतियों का आचरण करने के लिए दोस्तों जो है अशोक ने क्या किया था? अशोक स्तंभ बनाया था। भारत के शिलालेखों का जो है प्रचलन अशोक के प्रारंभ किया गया था। भारत में जो दोस्तों जो शिलालेख लिखने की जो परंपरा जो है शुरू की गई थी वो अशोक के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। अशोक स्तंभों का जो मूल उद्देश्य था धर्म नीतियों का जो प्रसार करना। अशोक में बृहद शिलालेखों की संख्या 214 है और दीर्घ और जो लघु शिलालेख है उसकी संख्या 7 है और दीर्घ शिलालेखों की संख्या 7 है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मास्की अभिलेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मास्की अभिलेख फटाफट से बताओ, मास्की अभिलेख भारत के किस राज्य में स्थित है? 16 नंबर क्वेश्चन का। तो जो मास्की अभिलेख है बताओ कहाँ पे है? मास्की अभिलेख दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसमें 1915 में यहाँ से दोस्तों सम्राट अशोक महान के शिलालेख मिले हैं, है ना। यहीं से दोस्तों पता चलता है कि देव नाम प्रियदर्शी और जो राजा अशोक, क्योंकि आपको पता है कि जब भी जो अशोक अपना स्तंभ लिखाता था तो उस स्तंभ पे या फिर कहीं पे भी अभिलेख लिखवाता था तो उस अभिलेख, जैसे आप ऐसे सोचो, जैसे मैं एक छोटा सा प्रिंटर ले लेता हूँ, प्रिंटिंग का सामान एक ले लेता हूँ। जैसे मान लो एक मैंने कोई सा ड्राइंग बनाया, मान लो ये वाला, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया जी?
जैसे मान लो ये मैंने बना लिया एक बादल, ठीक है, तो आप यहाँ बिल्कुल ये बादल आप बना लिए। और जब भी देखते हैं कुछ बनाता है पेंटर वगैरह, तो पेंटर क्या करता है, वो अपना नाम लिखा देता है। जैसे मेरा नाम है, मान लो यहाँ लिख देगा भाई फलाना फलाना कुमार, इस तरीके से लिख देता है कि नहीं। तो आपने भैया बिल्कुल पेंटर फलाना फलाना लिख देता है। तो उसी तरीके से जो है, जब अशोक जो अपना शिलालेख लिखवाता था दोस्तों, शिलालेख लिखवाता था, तो वो क्या करता था, वो जो है अपना जो है वहाँ पे क्या करता था, वो जो अपने शिलालेख में जो दोस्तों, ये जो शिलालेख है, उस शिलालेख पे दोस्तों अपना नाम लिखता था, देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं को जो प्रिय लगता हो उसको कहते हैं देव नाम प्रियदर्शी। तो जब भी अशोक कहीं भी शिलालेख लिखाता था, तो ये नहीं लिखता था कि ये जो है उपदेश आदेश जो है, ये जो शिलालेख लिखा गया है ये अशोक के द्वारा लिखा गया है। जब भी वो लिखता था तो लिखता था देव नाम प्रियदर्शी लिखता था, अपना नाम के नाम की जगह। तो यहाँ से भी देखिए समझ में आता है कि सोचो अगर वो बौद्ध धर्म को अपनाता था तो देव नाम प्रियदर्शी क्यों लिखता था, क्योंकि देवताओं का नाम है। तो यहाँ से पता चलता है दोस्तों कि अशोक जो है ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, वो हर धर्म का को मानता था, इसलिए वो अपने नाम के आगे दोस्तों देव नाम प्रियदर्शी रखता था। और यही दोस्तों ये जो है कौन सा अभिलेख का मैंने बात बताया, मास्की अभिलेख। इसी मास्की अभिलेख से दोस्तों ये पता चलता है, यही मास्की अभिलेख से दोस्तों ये पता चलता है कि जो भारत था कौन सा, तो मास्की जो अभिलेख है दोस्तों यहीं से पता चलता है कि जो है देव नाम प्रियदर्शी जो है वो क्या है, अशोक है। क्योंकि शुरुआत में जब अभिलेख मिल रहा था, क्योंकि बहुत सारे अभिलेख मिले अशोक के, तो हर जगह लिखा रहता था देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। कोई अच्छा बात लिख दिया और वहां पे लिख दिया देव नाम प्रियदर्शी, तो लोग इतिहासकारों में मतभेद हुआ कि यार देव नाम प्रियदर्शी नाम का कोई व्यक्ति है कौन। तब जब दोस्तों कर्नाटक के अंदर जो मास्की अभिलेख मिला, तब वहां पे दोस्तों जिदेव नाम प्रियदर्शी लिखा हुआ था और ब्रैकेट में दोस्तों लिखा हुआ था अशोक। तब यहाँ से इतिहासकारों को लगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो देव नाम प्रियदर्शी है वो सब है वो अशोक का ही शिलालेख है ना। तब यहाँ से दोस्तों प्रमाणित हुआ, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। मास्की अभिलेख कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है मास्की भारत के कर्नाटक राज्य में दोस्तों रायचूर जिले में स्थित है। ये 1915 में यहाँ सम्राट अशोक के महान शिलालेख प्राप्त हुए थे। मास्की शिलालेख से यह पता चलता है कि देव नाम प्रिय जो दर्शी है वही अशोक का ही एक व्यक्ति है ना। अशोक एक व्यक्ति ही है ना। मतलब अशोक जो है दोस्तों देव नाम प्रियदर्शी, मतलब ये कोई भगवान नहीं है, बल्कि ये अशोक ही है जो अपने नाम के आगे देव नाम प्रियदर्शी का दोस्तों क्या करता था, अपने नाम का दोस्तों प्रचार करता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुंग वंश का एक शासक था। शुंग वंश का शासक कौन था, क्या अशोक था, नहीं, ये मौर्य वंश का पोरस है, पुष्यमित था। और बी में है दोस्तों बिंदुसार। तो बिंदुसार तो दोस्तों ये तो अशोक, ये दोनों एक बाप बेटा है, तो आपने बिल्कुल ये जो है मौर्य काल से संबंधित है। लेकिन पुष्यमित सुंग जो है दोस्तों ये शुंग वंश का शासक है, शुंग वंश का शासक। आपको मैंने बताया था वृहद रथ की हत्या करवाया था किसने, तो आपने पुष्यमित शुंग ने किया था, हत्या किया था, क्योंकि इसका सेनापति था। जब वृहद रथ की जो अंतिम शासक ये किस वंश का था, तो आपके ये मौर्य वंश का। जब मौर्य वंश का दोस्तों वृहद रथ की हत्या कर दिया, तो मतलब मौर्य वंश की क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब मौर्य वंश समाप्त हो गया तो शुंग वंश की स्थापना हो गया, और जिसके संस्थापक थे पुष्यमित शुंग, ये दोस्तों शुंग वंश का प्रथम शासक था, ठीक है। तो याद रखिए शुंग वंश है ना। पुष्यमित शुंग को दोस्तों जो आखिरी मौर्य साम्राज्य वृहद रथ की दोस्तों हत्या शुंग करके जो शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का शासन काल दोस्तों 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक है। पुष्यमित शुंग ने पुरोहित जो है उसके पुरोहित है ना, पुष्यमित सिंह के जो पुरोहित हुआ करते थे ये पतंजलि, इसी के जमाने के थे पतंजलि है ना। भरूत स्तूप बनाने का श्रेय दोस्तों पुष्यमित सिंह को ही जाता, भरूत अभिलेख, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर 118 नंबर में का शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है पुष्यमित, बी में दोस्तों जो है देवभूति है, सी में देवभूति है, डी में दोस्तों अशोक है। सशोक लिख दिया, अशोक का सशोक लिख दिया। तो शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो देवभूति था। क्या नाम था, देवभूति। और देवभूति की दोस्तों हत्या किसने कर दिया था, तो आप ये वासुदेव ने इसकी हत्या किया था, वासुदेव ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो और भी सवाल है ना, 2 सवाल और है। देखो यहाँ पे है, यहाँ कर शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। देवभूति मंत्री जो वासुदेव ने उनकी हत्या कर दी, एक नए वंश की स्थापना की थी।
कौन सा वंश? तो आपके भैया कर्णव वंश ने जो वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी, कर्णव वंश की। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध शासक को जो द्वितीय अशोक के नाम से जाना था? द्वितीय अशोक किसको कहते हैं? तो कनिष्क को दोस्तों द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो दोनों का गुण है दोस्तों, बिल्कुल महान शासक कनिष्क भी रहा है और अशोक भी दोस्तों, उसका भी नाम जो है बहुत बड़ा शासक में नाम इसका आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कौन सा कनिष्क मतलब कुषाण वंश के संस्थापक कुषाण वंश। तो बताइए जो कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो आपके कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश के दोस्तों संस्थापक कौन है? तो आपके कुरुक कटफिसस कौन था? कुजुक कुजुक कुडफिसस कुडफिसस कुरुक कटफिसस बताओ क्या होता है? इसके संस्थापक थे। ठीक है, कनिष्क जो कुषाण वंश का महानतम राजा। ठीक है, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, कुषाण वंश की जो राजधानी हुआ करती थी, दो राजधानी हुआ करती थी। राजधानी कहाँ हुआ करती? तो आप कहेंगे राजधानी जो है एक मथुरा हुआ करती थी, मथुरा, या फिर दोस्तों कहाँ हुआ करती थे? तो पुरुषपुर। कौन सा? पुरुषपुर हुआ करता था, पुरुषपुर। जो पुरुषपुर जो वर्तमान में दोस्तों पेशावर में पड़ता है, पेशावर बोले तो पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने आपको पता है कनिष्क ने ही दोस्तों अपने राज्याभिषेक के दोस्तों 78वें वर्ष में दोस्तों कौन सा संबंध शुरू किया था? तो आपने वो शक संबंध दोस्तों शुरू किया था, कनिष्क नहीं किया था, तो याद रखिएगा। इसी कुषाण समय में दोस्तों कुषाणों का जब शासन था भारत के अंदर, तो यहाँ पे कौन सी शैली की उत्पत्ति हुई थी? तो आपके भैया गंधार शैली की दोस्तों गंधार शैली की जो है गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी, तो आपको याद रखना। आपको पता है ना जो हमारा कनिष्क था ये भी किस धर्म का अनुयायी था? तो ये भी दोस्तों बौद्ध धर्म का दोस्तों अनुयायी था। आपको पता है कनिष्क के शासन काल में दोस्तों कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कनिष्क जो कुषाण वंश का जो है महानतम शासक था, जिसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण वंश का जो है संस्थापक कुरुट कटफिसस था, और कनिष्क को दो राजधानियां थी, एक था दोस्तों मथुरा और एक पुरुषपुर, जिसे आज का पेशावर है ना वहां पे पड़ता। शक संबंध दोस्तों कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, 78 ईस्वी में चलाया गया था, कनिष्क ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, फिर अगली क्लास में 150 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, कह कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था, जिन्हें चौथी जो है बौद्ध संगीति का दोस्तों भी आयोजन करवाया था? तो बता चौथी जो बौद्ध संगीति का जो काम कौन करवाया था? तो आप कहेंगे ये जो है कनिष्क ने कराया था चौथी बौद्ध संगीति। ये प्रथम सदी में गया था, प्रथम सदी में दोस्तों ऐसा प्रमाणित मिलता है कि पहली सदी में दोस्तों कराया गया था। ठीक है, कुषाण ने कराया था चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, कहाँ करवाया था? तो आपके भैया कुंडलवन में। कहाँ से? कुंडलवन कहाँ है? तो आपके भैया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कुंडलवन है वहां पे चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अब बताओ इसके जो है कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहता था? तो आप फेमस आदमी अश्व घोष, क्या नाम था? एक का नाम था दोस्तों अश्व घोष, मैं लिख देता हूँ। अश्व घोष था, और दोस्तों वासुदेव था भी था, है ना। अश्वघोष था, पार्श्व था नाम का व्यक्ति था, एक दोस्तों नागा अर्जुन दोस्तों, नागा अर्जुन जिसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागा अर्जुन को, क्योंकि इन्होंने भी दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, है ना। एक था दोस्तों वसुमित्र दोस्तों, वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। ये फेमस दोस्तों ये दरबारी थे कनिष्क के। ये पूछा गया है दोस्तों चरक द्वारा लिखा गया फेमस पुस्तक चरक संहिता, ये भी दोस्तों ये किसका संरक्षण में रहता था? तो ये सब जो है दोस्तों ये सब जो है कनिष्क के संरक्षण में रहता था। कनिष्क के संरक्षण में रहता था कौन कौन? तो आपके भैया अश्व घोष रहता था, पारस्व रहता था, नागार्जुन जैसे विद्वान दोस्तों, वायुमित्र जैसे विद्वान, और चरक जैसे दोस्तों विद्वान। आपको पता रखना है ना। बुद्ध चरित नामक रचना किसने की थी? बुद्ध चरित दोस्तों इसने नहीं लिखा था, अश्व घोष ने। बुद्ध चरित्र नामक जो पुस्तक लिखी है अश्व घोष ने लिखी है। और चरक जो था ये राजवैद हुआ करता था, राजवैद हुआ करता था, कनिष्क का राजवैद हुआ था चरक संहिता। याद रखिएगा चरक की पुस्तक चरक संहिता दोस्तों, है ना। ये राजवैद हुआ करता था किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, है ना।
और इसके बारे में समझ लेते हैं। कराकुशान शासक बौद्ध धर्म के जो है महान संरक्षक थे। इन्हीं के शासन में दोस्तों कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संहिता हुआ था। अश्वघोष, पारस, नागा अर्जुन, वासुमित्र और चरक जैसे दोस्तों कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। और बौद्ध चरित्र की जो है रचना अश्वघोष ने की थी तथा चरक ने कनिष्क का दोस्तों क्या था, राजवैद्य था। उम्मीद है दोस्तों आपका जो है 30 क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ दोस्तों। 30 क्वेश्चन था लेकिन दोस्तों ये 500 क्वेश्चन के बराबर था। जैसा कि मैं आपको बताया कि बिल्कुल तोड़ कर मैं अच्छे तरीके से मैं आपको इतिहास थोड़ा थोड़ा बताते भी चला हूँ, ऐसा नहीं कि बस ए बी ऑप्शन लगाते गए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बिल्कुल ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो, अगर आपको इस क्लास से आपको फ़ायदा मिलती है तो बिल्कुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। इसका पार्ट 4 में पार्ट 4 तो हो गया, पार्ट 5 में। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।